अब देखिए, सर्कुलर मोशन की ये क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 1 में आपने बहुत कुछ पढ़ा, क्लास नंबर 2 में आपने बहुत कुछ पढ़ा। एक बार क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 की जो मेन पॉइंट्स हैं उनको एक बार यहाँ लिख दिया जाए। आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, एडी फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसे लिखा जाए तो इंस्टेंटेनियस है, ऐसे लिखा जाए तो एवरेज है, और ऐसे लिखा जाए तो टोटल है। कैसे पता चलेगा? देखो भाई, आप अगर कोई भी छोटी वैल्यू लिखोगे, सपोज कर लो कि आपने कहा कि सर हमें छोटा सा टाइम लिखना है, तो छोटा टाइम कैसे लिखोगे? dt। और टोटल टाइम कैसे लिखोगे? इंटीग्रेशन dt। और इंटीग्रेशन dt किसके इक्वल होगा? t के। और इसीलिए d थीटा क्या है? छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है? टोटल। थीटा को क्या पढ़ो? टोटल। और डेल्टा थीटा क्या हो गया? एवरेज। तो आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सीखा था। उसके बाद फिर आपने एंगुलर वेलोसिटी सीखी थी। एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू था डी थीटा बाई डी टी। तो ये कौन सा ओमेगा हो गया? इंस्टेंटेनियस। भाई अगर आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया है इंस्टेंटेनियस वाला और टाइम भी लिया है आपने इंस्टेंटेनियस का, तो एंगुलर वेलोसिटी भी कौन सी? इंस्टेंटेनियस। फिर आपने देखा था सर्कुलर मोशन में एक आया था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट सरकमफ्रेंस के अलोंग, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है और आप पार्टिकल को यहाँ देखते हैं और dt समय बाद वो यहाँ चला गया, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। LD, L फॉर लीनियर, D फॉर डिस्प्लेसमेंट। फिर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम पाथ के अलोंग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो वो बन जाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने ds से लिखा था। एवरेज में लिखोगे तो डेल्टा s लिखोगे, टोटल में लिखोगे तो केवल s से लिखोगे। ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट सरकमफ्रेंस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और ये भी डिस्कशन हुआ था कि अपनी पूरी फिजिक्स में क्योंकि काउंटिंग बहुत छोटे टाइम के लिए चलती है, तो जो तुमको ये फील आ रहा है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो आर्क जैसा होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर्व जैसा होगा, तो छोटे डिस्प्लेसमेंट में या छोटे टाइम में जो काउंट होता है डिस्प्लेसमेंट वो कैसा दिखता है? स्ट्रेट लाइन जैसा। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा था। फिर आपने लीनियर वेलोसिटी पढ़ी थी, और लीनियर वेलोसिटी को आपने v से लिखा था और ये ds बाई dt आया था। फिर आपने दोनों में रिलेशन क्या होता है? ये एंगुलर वेलोसिटी है और ये लीनियर वेलोसिटी है, दोनों में रिलेशन था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और अगर वेक्टर में लिखोगे तो ये आया था वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस ओमेगा। ठीक। इसके बाद में फिर और आगे मूव कर गए थे हम लोग, और पक्का हो गया था कि लीनियर वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। कांस्टेंट नहीं हो सकती। ये सब डिस्कशन हो चुका है कि आप सोचें भी तो सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती। लीनियर वेलोसिटी किसके अलोंग होती है? सरकमफ्रेंस के अलोंग, टेंजेंट। जैसे इस वाले पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट बनाओगे, इस वाले पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट बनाओगे। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, इस वाले पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट बनाओगे। तो लीनियर वेलोसिटी जो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती, वो हमेशा और हमेशा क्या होगी? बदलने वाली होगी। क्यों नहीं कांस्टेंट हो सकती है? तो उस पर हम लोग पिछली वाली क्लास में बात कर चुके हैं।
और एक बार अगर हम फिर से वापस आपको जो है बताएं तो देखो लीनियर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास में डायरेक्शन होगी और इसके पास में क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। अब मैग्नीट्यूड नहीं बदलो, ये तुम्हारे हाथ में है। जैसे तुमने कहा कि सर हम मैग्नीट्यूड नहीं बदलेंगे, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया, लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेंगे। आपने किसी को सर्कुलर मोशन करा दिया, किसी को क्या, आप अपने आप को मान लो कि आप अपनी साइकिल को सर्कुलर मोशन में, आप अपनी स्कूटी को सर्कुलर मोशन में चक्कर लगवा रहे हो और आपने स्पीड बिल्कुल फिक्स कर रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, तो जो स्पीड है आपकी वो क्या हो गई, कांस्टेंट, यानी वैल्यू तो बदल नहीं रही है। तो मैग्नीट्यूड नहीं बदलोगे कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड मत बदलो, लेकिन डायरेक्शन तो बदलेगी ना, और डायरेक्शन बदलेगी तो फिर वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो लीनियर वेलोसिटी को आप कभी भी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं कर सकते, ये सीखा था हम लोगों ने। और हमने क्या सीखा था इन 2 क्लासेस में हमने सीखा था यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस वेक्टर, अलोंग रेडियस वेक्टर। अगर ये बात हमारी बहुत क्लियर ना हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अलोंग रेडियस। भाई एक बार फिर से हम सर्कुलर मोशन का रास्ता बनाते हैं और ये तुमको यहां बिठा देते हैं सेंटर पर और कहते हैं कि पार्टिकल को देखो, जब पार्टिकल यहां था तो ये रहा रेडियस वेक्टर, फिर पार्टिकल यहां से यहां आ गया, ये रहा रेडियस वेक्टर, फिर पार्टिकल यहां आ गया, ये रहा रेडियस वेक्टर। तो एक्चुअली जो रेडियस वेक्टर है वो वास्तव में क्या होता है, रेडियस होता है। जो सर्कुलर पाथ का वो क्या है, रेडियस है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस वेक्टर या फिर रेडियस, पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने इसको निकाला था, तो ये इसको कहा था ई कैप आर और ये आया था आई कैप साइन थीटा और प्लस का जे कैप कॉस थीटा। अपनी कॉपी चेक भी कर लेना सही है कि गलत है, ये हम लोगों ने निकाला था, सही है। आई कैप के साथ में कॉस था कि साइन था, कॉस था। देख के बता रहे हो या ऐसे ही बता रहे हो, नहीं जरूरत है देखने की, पता होना चाहिए तुमको। ये था आपका आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा। और एक डायरेक्शन हमने और देखी थी जो कि रेडियस वेक्टर के साथ कैसी थी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये रेडियस वेक्टर है। और जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन आप देख रहे हो, यहां पर भी एक यूनिट वेक्टर निकाला गया था, तो उसको भी जरा यहां पे रिकॉल कर लें कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। कुछ और लिखने का मन हो तो क्या लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। ये लिखने का मन ना हो तो क्या लिखेंगे, अलोंग टेंजेंट। बहुत बढ़िया, तो आप लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। तो उस यूनिट वेक्टर को हमने ई कैप टी से लिखा था और ये निकल के आया था आई कैप के साथ आया था साइन थीटा माइनस आई कैप साइन थीटा और जे कैप कॉस थीटा, ठीक। और पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि सर्कुलर मोशन जब होता है तो दो वहां पर एक्सेलरेशन आए थे। एक था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हमने ए सी से लिखा था, इसकी वैल्यू आई थी आर ओमेगा स्क्वायर या आर स्क्वायर ओमेगा, चेक कर लेना, आर ओमेगा स्क्वायर, और आया था वी स्क्वायर बाई आर।
ठीक है, यही आया था ना, देख लो। ओके, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है? टूवर्ड्स सेंटर, टूवर्ड्स सेंटर। ये सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेंटर की तरफ काम करता है। और एक आया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लीनियर एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। और ये आया था AT इज इक्वल टू आर अल्फा, जहां पर अल्फा था एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सारा काम किया था। फिर हम लोगों ने एक चैलेंज लिया था, और वो चैलेंज ये था कि प्रूव दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन in circular motion, in circular motion form due to direction change या due to direction changing of linear velocity। ये चैलेंज हमने लिया था, और क्लास में टाइम कम बचा था, तो ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होगा कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसको बनाने के पीछे कौन जिम्मेदार है? लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, जरा उस पर ध्यान देना भाई। एक सर्कुलर मोशन का बढ़िया सा डायग्राम बनाता हूं। ये रहा सेंटर, मान लिया O है। पार्टिकल P सर्कुलर मोशन में है, ये P पार्टिकल है। तो हमने पार्टिकल P के पास में लीनियर वेलोसिटी का पता लगाया। तो पार्टिकल P के पास लीनियर वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, सपोज कर लिया। फिर पार्टिकल P यहां से यहां पहुंचा। अब पार्टिकल P के पास वेलोसिटी कितनी है? तो मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड। तो क्लास में बैठे हुए सब लोग ये बताएं, यहां पर लीनियर वेलोसिटी का क्या बदला है? मैग्नीट्यूड बदला है, डायरेक्शन तो बदल ही रहा है। मैग्नीट्यूड तो बदल रहा है, ये तो बात सही है, लेकिन डायरेक्शन भी तो बदल रहा है। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो केवल किसकी वजह से आएगा? डायरेक्शन की वजह से आएगा। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है। और ये भी प्रूफ करना है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से आएगा? मैग्नीट्यूड की वजह से आएगा। यानी ये जो पहले वैल्यू 20 थी और बाद में 30 थी, तो जो ये वैल्यू में जो चेंज आ रहा है ये क्या बनाएगा? टेंजेंशियल। और जो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है वो क्या बनाएगा? सेंट्रीपिटल। क्लियर ये बात? एक डायग्राम और बनाता हूं, ध्यान देना। सर्कुलर मोशन, ये रहा सेंटर, यहां पार्टिकल था, मान लेते हैं अब की बार Q था, और इसके पास लीनियर वेलोसिटी थी 60 मीटर पर सेकेंड। फिर ये यहां से यहां पहुंचा, इसके पास लीनियर वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड। बोलो यहां क्या बदल रहा है? वैल्यू बदल रहा है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है। और अभी हम थोड़ी देर में ये सीख जाएंगे कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो बेचारा तब आता है जब क्या बदलता है? मैग्नीट्यूड। यहां पर मैग्नीट्यूड बदल रहा है, यानी टेंजेंशियल तो होगा ही नहीं, यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेकिन यहां डायरेक्शन बदल रही है, हां, सेंट्रीपिटल होगा। यानी कुल मिलाकर के सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल तो होगा ही होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा
या नहीं होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? मैग्नीट्यूड पर। क्लियर? तो अब हम जो है जनरल वे में चलते हैं, बात को कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इसके पास जो वेलोसिटी थी वो v1 थी, या चलिए v थी। अगर वेलोसिटी v थी तो इसका वैल्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, v। सारे लोग हमको ग्रीन सिग्नल दें। अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या पढ़ोगे, वेक्टर a, और ऐसे लिखो तो क्या पढ़ोगे, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली ये क्या है, वेलोसिटी वेक्टर, और ये क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। क्लियर ये बात? तो P पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी v है और उसका मैग्नीट्यूड हमने v लिखा हुआ है। वेक्टर लगाया है तो वेलोसिटी वेक्टर है, और बगल में बिना वेक्टर के लिखा है तो मैग्नीट्यूड है। जो रास्ता है, जिस रास्ते पर वो चल रहा है वो सर्कुलर है, रेडियस r है, और हमें प्रूफ करके देना है कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो है वो केवल और केवल डायरेक्शन चेंज से बनता है। और ये भी प्रूफ करना है, आल्सो प्रूव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फॉर्म ड्यू टू change in magnitude of linear velocity, तो ये क्वेश्चन जो है आज कर लेते हैं और हमेशा के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट की तरह से रहेगा। तो लीजिए हम प्रूफ करके दिखाते हैं। जहां हमने कोई गलती की हो तो तुरंत बता देना कि सर आपने यहां गलती की है। तो लीनियर वेलोसिटी बराबर हो गया मॉड ऑफ v, साथ में v कैप। यार एक फंडा है बहुत जबरदस्त कि वेक्टर बराबर क्या होता है, वेक्टर बराबर होता है वेक्टर का वैल्यू, और साथ में क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो यही फंडा हमने यहां लगा लिया कि भाई आपने जो पार्टिकल P पर किसी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी v मानी है तो उस वेलोसिटी वेक्टर के लिए ये फंडा लगा दिया। v कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और सबको पता है, नहीं पता तो जानो। अगर कोई वेक्टर ऊपर की तरफ है तो उसका यूनिट भी ऊपर की तरफ। तो यहां पर वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है तो v कैप भी ऐसा ही होगा। ये देखो v कैप। ओके, ये बात पर कंफर्म है ना। अगर P पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन आपको देख पा रहे हो तो जैसा आपका वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है तो उसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी कैसा होगा, वैसा ही होगा। तो लीजिए दो दो एरो लगा दिए, ये वाला एरो वेलोसिटी वेक्टर का है और ये वाला एरो उसके यूनिट वेक्टर का है। आ गए भाई। फिर ऐसे लिख दिया v बराबर, और ये लिख दिया v कैप। ठीक, अब आप इस इक्वेशन को देखो और ये बताओ कि जनरल वे में समय के साथ कौन बदल सकता है। भाई जनरल वे में आप देखो, जनरल वे में बहुत स्पेशल मत सोचो कि सर्कुलर मोशन में जो ये इक्वेशन आई है डायरेक्शन तो बदल रहा है, इस पर तो मेरा जोर नहीं है। और ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ये भी बदल रहा है। नहीं बदल रहा है तो फिर आगे जाके कांस्टेंट ले लेंगे, बट अभी हम क्या सोच के चल रहे हैं, बदल रहा है। तो अगर ये बदल रहा है, ये बदल रहा है तो ऑटोमेटिकली ये भी बदल रहा है। यानी इस पूरी इक्वेशन में टाइम के साथ तीनों लोग बदल रहे हैं। तो जब कोई इक्वेशन आपके सामने हो और वहां पर कोई चीज टाइम के साथ बदलती है तो फिर हम डिफ्रेंशिएट करने की परमिशन रखते हैं। तो हम यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। तो ये रहा ddT और पिछली वाली क्लास में फर्स्ट सेकंड वाला याद है ना सब, आपको याद होगा, मैं फिर से याद दिला दूं।
अगर डी डी टी के सामने दो लोग हैं जो वेरी करते हैं तो होता है फर्स्ट वाला डी डी टी सेकेंड वाले का प्लस सेकेंड वाला डी डी टी फर्स्ट वाले का। ठीक, वही लगाना है राइट हैंड साइड में। तो ये ए फॉर एक्सेलरेशन आ गया भाई, डीवी अपॉन डी टी क्या बन गया, एक्सेलरेशन। तो ये आया फर्स्ट वाला डी डी टी सेकेंड वाले का और प्लस सेकेंड वाला डी डी टी फर्स्ट वाले का। ठीक है, ध्यान देना भाई, किसी को कोई दिक्कत हो बता देना। सही है, सही है। अब आगे देखो, इसको हमने कहा ये वाला हिस्सा जो है लड़के सॉल्व कर लें। क्या है, वी डी डी टी वी कैप। सॉल्व करें लड़के और बताएं कि इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा। और जो ये है इस वाले हिस्से को बोल दिया कि लड़कियां सॉल्व करेंगी, तो वी कैप डी डी टी और ये भी। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं भाई। ध्यान दो, डी डी टी के अंदर ये क्या है, यूनिट वेक्टर, और ये क्या होता है, डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर केवल क्या बताते हैं, डायरेक्शन। यानी आप देख रहे हो कि डी डी टी के अंदर ये क्या है, डायरेक्शन है। ये क्या है, डायरेक्शन। ठीक, आगे गए भाई, वी डी डी टी। अब जरा देखो, ये वी कैप नाम की डायरेक्शन ये है? तो ये जो डायरेक्शन है वो तुम्हारे रेडियस वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर। और जो डायरेक्शन रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर थी उसको तुमने पिछली वाली क्लास में क्या लिखा था, ई कैप टी। ई कैप टी लिखा था ना, भूल गए? याद है, अभी भी रिवीजन कराया था। देखो ना, ये आपका जो है ये रेडियस वेक्टर है भाई, और ये डायरेक्शन कौन से है, रेडियस वेक्टर से परपेंडिकुलर। और रेडियस वेक्टर से परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन थी उसको तुमने किससे लिखा था, ई कैप टी। तो ई कैप टी का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन, और वी कैप का भी मतलब क्या, डायरेक्शन। तो यानी कि इस वी कैप का मतलब क्या हुआ, ई कैप टी। अरे यार, वी कैप का मतलब क्या हुआ, ई कैप टी। क्लियर ये बात, पक्का? तो यहां पे लिखा मैंने ई कैप टी। डन, पक्का है, ये कंफर्म है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं करी है तो दिक्कत हो रही होगी थोड़ी बहुत, और ये सोच करके कि हाँ हम कर लेंगे अभी जा करके आज की क्लास के बाद में उसको जरूर देख लेंगे, और अगर आप उसको लिंगोर ऑन कर दोगे तो फिर भूल जाओगे। तो फिर आप 100% श्योर हैं कि हमने सही लिखा है। एक बात आप देखो ना कि एक्सपर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि जो प्लस वाली जेड एक्सेस है उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप। तो अगर हम अपने मन से ले लें ए कैप, तो ए कैप का मतलब क्या है, के कैप ही तो होगा। कोई अपने मन से वहां पे बी कैप ले ले तो बी कैप का मतलब क्या होगा, के कैप होगा। उसी तरीके से पिछली वाली क्लास में ये फैसला हो चुका था कि जो डायरेक्शन रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी उसको लिखेंगे ई कैप टी, और तुमने यहां पे क्या लिया है, वी कैप। तो वी कैप का मतलब क्या हो जाएगा, ई कैप टी। ठीक, अब ई कैप टी की वैल्यू क्या आई थी जरा देखते हैं भाई। तो वी डी डी टी वी कैप इज इक्वल टू वी डी डी टी, और ई कैप टी की डायरेक्शन आई थी माइनस का आई कैप साइन थीटा प्लस का जे कैप कॉस थीटा। ठीक, और आगे चलते हैं, वी डी डी टी वी कैप
इज इक्वल टू ये वाला v, इस डी डी टी को अंदर ले जाओ तो माइनस का आई कैप डी डी टी साइन थीटा और प्लस का जे कैप डी डी टी कॉस थीटा। और ये भी पिछली क्लास में सिंपल आपके डिफरेंशिएशन के रूल हैं कि अगर डी डी टी के साथ में कॉस थीटा हो तो ये होता है माइनस का साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, और डी डी टी के साथ में अगर साइन थीटा हो तो ये होता है कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी। ठीक, ये काम कर लिया जाए तो ये काम कर लिया जाए तो ये आएगा v डी डी टी वी कैप v माइनस का आई कैप, ये क्या दे देगा कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी, और ये क्या दे देगा साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, ओके। अब देखिए v डी डी टी वी कैप इज इक्वल टू v, और ये डी थीटा बाई डी टी बाहर आ गया भैया, अंदर क्या रह गया माइनस आई कैप कॉस थीटा और माइनस जे कैप साइन थीटा। ठीक है, अब ये आया v डी डी टी और ये v कैप v ओमेगा डी थीटा बाई डी टी क्या होता है ओमेगा, और ये जो ब्रैकेट है जरा उसको देखो, ब्रैकेट में माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ठीक है, बस रिजल्ट के बहुत करीब आने वाले हैं, मतलब इस क्वेश्चन का आधा हिस्सा सॉल्व होने वाला है। ये आया v डी डी टी वी कैप इज इक्वल टू ये जो v ओमेगा है तो v बराबर आर ओमेगा होता है ना, v की जगह पे क्या लिख दें आर ओमेगा, ये क्या बन जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, उस जगह पर ये क्योंकि v बराबर है आर ओमेगा, जैसे आप v की जगह पे आर ओमेगा लिखेंगे तो आर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और ये इनटू भाई ये ब्रैकेट का मतलब है इनटू, और फिर क्या है माइनस, और देखो ये क्या लिखा है आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा क्या होता है ई कैप आर, यही तो होता है ना, तो ये है ई कैप आर, ई कैप आर। तो बहुत ध्यान से आप जरा देखिए, लड़कों ने जो हिस्सा चुना था उस हिस्से में वो केवल किसको लेके आगे बढ़ रहे हैं डायरेक्शन को लेकर के, और डायरेक्शन को लेकर के जब उन्होंने पूरा काम किया तो ये क्या आया आर ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है एक्सेलरेशन, ये किससे आया है डायरेक्शन से आया है, किससे आया है, और इसी का नाम पिछली वाली क्लास में क्या था सेंट्रीपेटल। और देखो ना इस आर ओमेगा स्क्वायर के साथ में है माइनस का ई कैप आर, तो इससे ये पता चलता है कि आर ओमेगा स्क्वायर तुम्हारी डायरेक्शन कैसी होगी सेंटर की तरफ। देखो ई कैप आर तो ये होगा, ई कैप आर तो ये होगा, लेकिन यहां क्या लिखा है माइनस ई कैप आर, यानी कि ये उल्टा होगा। लीजिए मैंने प्रूफ कर दिया भाई, इसी को तो तुम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते थे, और आप देखो ये कैसे आया है केवल डायरेक्शन से आया है। क्लियर हो गया ना, तो डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसके चेंज होने से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसका नाम क्या है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो, ये प्रूफ कर दिया मैंने। ठीक, अब जो ये वाला हिस्सा था ये हिस्सा गर्ल्स को दिया था मैंने, या चलिए अभी आप पहले क्वेश्चन लिख दीजिए। तो आप लगातार बहुत तेजी से नोट कर रहे हैं,
ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया मैंने इसको, और यहां प्रोसेस चल ही रहा था, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये आ गया v dv ddt v कैप इज इक्वल टू हो गया r इस ओमेगा स्क्वायर इनटू में माइनस का है i कैप कॉस थीटा प्लस j कैप साइन थीटा। ये आ गया v ddt v कैप। आर ओमेगा स्क्वायर क्या भी है, AC, और माइनस का E कैप आर, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC बराबर था आर ओमेगा स्क्वायर। इसको तुमने लुक वाइज चेंज भी किया था v स्क्वायर बाई आर से, और E कैप आर बराबर होता है I कैप कॉस थीटा प्लस J साइन थीटा। तो v ddt v कैप इज इक्वल टू AC इंटू माइनस E कैप आर का मतलब हो गया डायरेक्शन टूवर्ड्स सेंटर। डन, कंप्लीट हुआ, ये प्रूफ कर दिया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन केवल और केवल डायरेक्शन से आया है, डायरेक्शन चेंज से आया है। तो हियर वी हैव कंडीशन दैट centripetal acceleration form due to direction change of velocity। प्रूफ कर लिया हम लोगों ने, क्योंकि ये डायरेक्शन है, इसने हमको AC दिया है, लेफ्ट हैंड वाला क्या है, डायरेक्शन है, उससे हमको राइट हैंड में AC मिला है। अब जरा ये इक्वेशन नंबर 1 का ये वाला हिस्सा ले लें भाई। तो गर्ल्स को काम दिया गया कि वो उस हिस्से को डिस्कस करें। v कैप ddt v, हाँ भाई स्टॉप राइटिंग। व्हाट इज v? मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखिए भाई, ध्यान देना, सब लोग अलर्ट रहें। v कैप क्या है, डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है? परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। स्टॉप राइटिंग प्लीज। v कैप का नाम है डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट, चलेगा, चाहे परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर बोलें या फिर टेंजेंट बोलें, बात एक ही है। तो v कैप का मतलब तो यही हो गया। और ddt ऑफ v, भाई ये क्या है, मैग्नीट्यूड को आप जो है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यहां पे तुमने लिखा ddt ऑफ v, दोबारा मैंने लिख दिया इसको। तो देखो, इसको मैं अलग से दिखाता हूं आपको। ddt ऑफ v, ddt और v की जगह पे क्या होता है, आर ओमेगा। ddt, आर तो समय के साथ बदलता नहीं, रेडियस तो नहीं बदलता समय के साथ, और d ओमेगा बाई dt, ये क्या हो गया, आर अल्फा, और ये आर अल्फा क्या हो गया, AT हो गया। तो देखो एक्चुअली ये जो dv बाई dt है वो क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो मैं समय बचा रहा हूं आपका, इसलिए मैंने इसको आगे और लिखा, डायरेक्शन
along टेंजेंट, और इसकी जगह पे लिख दिया 80। तो क्या देखने में आया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कौन बनाता है? मैग्नीट्यूड का चेंज। अगर मैग्नीट्यूड का चेंज नहीं हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इस और ये भी पता चल गया कि देखो ना 80 के साथ में डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है, यानी कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर है तो उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? अलोंग द टेंजेंट होती है। लीजिए प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 कौन बनाता है? फॉर्म ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर बदलोगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है ना ये बात? और आगे ध्यान दें। मुझे लगता है ये इक्वेशन नंबर 1 पूरा हो चुका है। ये डायग्राम भी हो गया है आपका। अभी भी कोई डाउट हो मन में बता देना मुझे। देखो मैंने साइड में ये काम इसलिए किया कि हम केवल जो है इसको अपने दिमाग के लिए, अपने आप को हमेशा के लिए जो है कंफर्म करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो आप देखो ना ये जो डी ऑफ वी है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, उसको मैंने साइड में प्रूफ किया और आपको पता चल गया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तब आता है जब मैग्नीट्यूड बदलेगा। ठीक है ना? अब आगे ध्यान दो भाई, ध्यान दें जरा, इस स्पेशल पर दें, इस स्पेशल पे बात करते हैं कि ये स्टेटमेंट आ गया कि सर्कुलर मोशन टेक प्लेस सच दैट magnitude of linear velocity remain same। क्या ऐसा कोई सर्कुलर मोशन होता भी है या सर आप ऐसे ही बोल रहे हैं? अरे आप ही मेंटेन कर सकते हो। आप अपनी साइकिल से 80 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चक्कर लगा रहे हो, ना बीच में अपनी स्पीड बढ़ाते हो ना ही घटाते हो, तो आपने अपनी मैग्नीट्यूड वैल्यू को क्या कर दिया है? कांस्टेंट। ध्यान दें इस लाइन पर मैं अंडरलाइन करता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी रिमेन सेम। तो भैया इसका तुरंत मतलब हो गया मींस 80 क्या हो जाएगा? देखना तुम, जिनके पास कैलकुलस है वो तो जानते हैं, मैथमेटिक्स वाले लोग, सभी मैथमेटिशियन है इधर। तो देखो 80 बराबर था डी और यहां गया था v, और आगे लिखता हूं डी और ये क्या है? मैग्नीट्यूड, और ये क्या है? कांस्टेंट। तो यहां लिख दिया कांस्टेंट। क्वेश्चन ने कहा कि मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो लीजिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आ गया? 0। लेकिन सेंट्रीपिटल 0, क्योंकि सेंट्रीपिटल तो किससे आता है? डायरेक्शन से, और डायरेक्शन तो बदल ही रही होगी। ऐसा सर्कुलर मोशन, स्टॉप राइटिंग, ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और जिसमें होता है उसको क्या कहते हैं? तो अब हम आगे तब बढ़ेंगे जब आप बोर्ड से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। नोट कर लीजिए। यूसीएम के बारे में कुछ लिख देना है और कुछ नॉन यूसीएम के बारे में लिखना है। यूसीएम का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बहुत ही स्मार्ट डेफिनेशन यूसीएम की। इट इज सच सर्कुलर मोशन for which
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉट इज इक्वल टू 0, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। ठीक। अच्छा, टोटल एक्सेलरेशन कैसे निकलता था पिछली वाली क्लास में? ए टोटल बराबर आया था अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी, और जब ये 0 हो जाएगा तो टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर होगी? सेंट्रीपिटल के ही बराबर होगी। ठीक। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो सेम रिपीट करना रिपीट करना रिपीट करना रिपीट करना, और यहां पर नॉट इज इक्वल टू 0 और यहां पर भी नॉट इज इक्वल टू 0। क्यों भाई? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज सच सर्कुलर मोशन फॉर विच सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉट इज इक्वल टू 0, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक। और यहां पर ए टोटल जब निकालोगे तो दोनों लोग होंगे अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ये है स्मार्ट डेफिनेशन यूसीएम एंड नॉन यूसीएम की। तो तुरंत जैसे ही कोई कहता है कि नहीं भाई स्पीड वैल्यू बदल रही है, वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है उसको हम स्पीड कहते हैं। जैसे मैं बोलूं लीनियर स्पीड, तो मैं क्या सोच रहा हूं? लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको हटा दें। उधर वो पहले वाला काम सब हो गया था ना आप लोगों का। ठीक। हाँ भाई चलिए, अब आने वाले 5-10 मिनट 15 मिनट बन जाइए लेजर लाइट। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्न पर कोई गाड़ी मुड़ती है और उसके सेफ टर्न की कंडीशन डिस्कस करते हैं। भाई आप बाइक से चले जा रहे हो, मोड़ आया तो अब आपको आराम से मोड़ना है, तो कंडीशन डिस्कस करेंगे कि आप सेफ अपने आप को जो है टर्न में पहुंचा दें। हम अभी वहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है। कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जो एक तरफ नीचे होते हैं और एक तरफ कैसे होते हैं? ऊपर होते हैं। बैंकिंग ऑफ द रोड उसको कहा जाता है। अभी वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हो गया? तो टर्निंग इन हॉरिजॉन्टल रोड, हॉरिजॉन्टल रोड है और वहां पे टर्निंग होगी। धीरे धीरे फिर हम लोग बैंकिंग ऑफ द रोड में भी आएंगे, वो एक अलग चीज हो जाएगी। तो टर्निंग इन हॉरिजॉन्टल रोड, तो ये कोई ऑब्जेक्ट जो है जा रहा है, चलता जा रहा है, और अभी हम दिमाग में ये सेट करके चल रहे हैं
कि इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो टर्निंग इन हॉरिजॉन्टल स्पीड और ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो जैसे वो मुड़ेगा, अपने आप को टर्न में लाएगा, तो वहाँ पे सर्कुलर हो जाएगा, वहाँ सर्कुलर मोशन की कंडीशन होगी, वहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन नहीं होगा, टेंजेंशियल नहीं होगा, ठीक है। फिर हम लोग इसके बाद वाला केस करेंगे कि वो अपनी स्पीड को चेंज करके ला रहा है, बढ़ा करके ला रहा है लगातार। तो कांस्टेंट स्पीड से ये चल रहा है कैंडिडेट। अब देखिए 3D है ना, तो रोड पर जब वो चल रहा होगा कैसे बताया जाए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मान लेते हैं डस्टर रोड है ये, और ये चल रहा है ये, तो इसका mg क्या होगा, नीचे की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ। तो नॉर्मल रिएक्शन n mg को क्या कर रहा होगा, संभाल रहा होगा। फिर ये और आगे गया और आगे गया और आगे गया, क्योंकि ये mg जो है वो नीचे की तरफ है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, तो हम उनको दिखा नहीं रहे 3D की वजह से, ठीक है। लेकिन आपको बता तो रहे हैं कि वो ऐसे जा रहा था रोड पर, हॉरिजॉन्टल रोड है ये, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रहा था। तो mg कैसा होगा, नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। अब हॉरिजॉन्टल रोड पे ही टर्न है, तो यहां पर भी n और mg क्या होंगे, बराबर ही होंगे। अब आप एक प्रैक्टिकल बताइए कि जब तुम टर्न लेते हो तो तुम्हारे फिसलने की टेंडेंसी किधर होती है, मोड़ पर बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, आप बताइए। खुद भी चेक कर सकते हो, आज ही क्या करना, अपने घर की छत पर भागना, क्योंकि छत तो तुम्हारी क्या है, हॉरिजॉन्टल है। और जब तुम जो है भागोगे और जब तुम मोड़ोगे, अगर कभी गिरोगे तो ऐसे गिरोगे, यानी तुम्हारे स्किड होने की जो टेंडेंसी कैसे होती, बाहर की तरफ। कैसी होती है, हमेशा बाहर की तरफ। आप देख लेना, आप जो है अपने खुद को फील कराइए ना, अपने पैरों को। आप जो है छत पर भागना और भागते हुए जो है, अभी अगर मैं खुद ही कोशिश कर लूं तो अगर मैं ये, तो जब अगर मैं गिरूंगा तो ऐसे गिरूंगा ना, कैसे फिसला, स्किड होके आउटसाइड में, ठीक है। तो जो स्किड होने की टेंडेंसी हो कैसी होती है, आउटसाइड। तो जैसे ही वो टर्न पर पहुंचेगा, तो अगर वो स्किडिंग टेंडेंसी जो है ये आउटसाइड है, स्किडिंग टेंडेंसी है, अगर फिसलेगा तो ये स्किड करेंगे। और आप वैसे भी फील करिए जैसे आप अपनी साइकिल के बारे में सोचिए, आपकी साइकिल चली जा रही है, टायर जो है लगातार फटाफट रोल 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 रोल, और अब आप टर्न लेते हैं तो आपके ये टायर ऐसे जाते हैं ना आउटसाइड में, अगर स्किड करेंगे तो आउटसाइड तो स्किड करेंगे और तुम गिर पड़ोगे। तो जो भी टर्निंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पर जो टर्निंग सिचुएशन होगी, वहां पे जो स्किडिंग टेंडेंसी होगी वो कैसी होगी, आउटसाइड द टर्न। लेकिन आपको बचा लिया गया, या आपने सब कुछ ऐसे मैनेज किया कि आप स्किड नहीं हो रहे हैं, तो आपके स्किड होने की टेंडेंसी है आउटसाइड, तो फ्रिक्शन क्या होगा, हमेशा रिलेटिव का क्या करता है, अपोज करता है। भाई अगर आप जाना चाहते हो इधर तो फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोज करेगा। तो यानी कि इस टेंडेंसी को जो अपोज कर रहा होगा वो कौन होगा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है ये बात पक्का। अब आप ध्यान देना, ये जो टर्न वाला पॉइंट आया, यहां से टर्न एंड टर्न एंड टर्न एंड टर्न एंड टर्न, ये, और मान लेते हैं कि इसके आगे का जो रोड है वो फिर से सीधा है, क्योंकि मोड़ पर जब आप मुड़ोगे तो पूरा सर्कल तो बन नहीं पाएगा, तो वो सिचुएशन भी हमको दिखानी थी। तो अब देखिए इतने हिस्से में उसने क्या मेंटेन किया है, सर्कुलर मोशन। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, अब मैं सर्कुलर मोशन का ये वाला हिस्सा अलग करता हूं भाई,
इतना हिस्सा अलग किया। ये देखिए फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, नीचे क्या काम कर रहा है mg, ऊपर क्या काम कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन। चेक करके बताओ सेंटर की तरफ काम करने वाला फोर्स कौन है? फ्रिक्शन। और जो फोर्स सेंटर की तरफ होता है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स सेंटर की तरफ होता है वो क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या बन रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना। तो सपोर्टिंग डायग्राम पहले बनाइए, पहले मेन डायग्राम बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। तो यहां पर हम बात कर रहे थे फॉर नो स्किडिंग, स्किड नहीं होने देना है। तो गौर करना, जो मैं लिख रहा हूं उस पर ध्यान दें। सेंट्रीपिटल फोर्स, भाई हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जाना था a इंटू ए सी था, और उसमें मास से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको लिख रहा हूं F और साथ में ये C। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाए? सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या बन जाए? सेंट्रीपिटल बन जाए। तो वो उसको टर्न में क्या करेगा? मदद करेगा। और या फिर उससे क्या आ जाए? कम भी हो जाए तो भी बात सही है। देखो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टमेंट होता है उसका। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो है कम भी हो सकती है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है? मैक्सिमम में भी जा सकती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन याद होगा। हम कह रहे हैं कि सेफ टर्न अगर हमें चाहिए तो सेफ टर्न के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो या तो फ्रिक्शन फोर्स के क्या हो जाए? बराबर, और या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स से क्या रहे? कम। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर फ्रिक्शन फोर्स से कम भी रहेगा तो स्किड का तो चांस नहीं है। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि स्किड का चांस बिल्कुल नहीं है। स्किड का चांस कब होगा? जब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स से क्या होगा? ज्यादा। तब वो स्किड क्यों हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स अगर फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तो स्किड क्यों हो जाएगा? सोच के बताओ। और ये भी सोच के बताओ कि बराबर में तो स्किड नहीं होगा, लेस में भी स्किड नहीं होगा। सोचो और बताओ मुझे। तो नो स्किडिंग की कंडीशन आपकी ये है। तो यहां पर आया mv²/r, या चलिए पहले एक स्टेप और लिख दें, AC। m फॉर मास, जो ये ऑब्जेक्ट है इसका मास m है, कार है, स्कूटर है, जो भी है, और लेस देन r इज इक्वल टू, और फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकलता है भैया? μn, यानी क्या? μmg। अंदर की बात है, ये म्यू कौन सा म्यू है? लिमिटिंग वैल्यू सिचुएशन का है। तो ये आ जाएगा μmg, m से m कैंसिल हो गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं हम लोग? v²/r, v² लेस देन r इज इक्वल टू μrg, v लेस देन r इज इक्वल टू √μrg। यानी कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर मुड़ना है तो मैक्सिमम स्पीड कितनी ले सकते हो तुम? μrg, बोलो। और अदरवाइज स्पीड क्या होनी चाहिए? सेफ टर्न के लिए μrg। देखो ये बिल्कुल सेफ है। आपके पेरेंट्स, आपके पापा यही बोलेंगे कि इस स्पीड को फॉलो करना, फॉलो दिस स्पीड। आपके पापा आपसे यही बोलेंगे कि जो ये नई बाइक आपको दे दी गई है, जो नई गाड़ी आपको दे दी गई है, तो टर्न पर ये स्पीड फॉलो करना। लेकिन तुम जा रहे हो यहां पर, तो ये मैक्सिमम हो गया, इससे ऊपर जरा भी गया तो गलती है। तो बिल्कुल सेफ तो ये है ना, ये सेफ, एकदम सेफेस्ट है ये। और ये क्या है? बाउंड्री लाइन है। अब तुम इससे ऊपर चले गए, जैसे तुमने v की वैल्यू
म्यू आर जी से ज़्यादा कर दे तो क्या हो जाएगा, स्किडिंग हो जाएगी। नोट कर सकते हैं, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं। विद वेरिंग स्पीड, चलो मान लेते हैं हम इंक्रीज करा रहे हैं। ध्यान दें, जरा समझने की कोशिश करें भाई। ये m मास की कोई चीज चली जा रही है, टर्न पर पहुंची और लगातार इसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है। इतने हिस्से में उसने टर्न लिया, लगातार स्पीड बढ़ रही है। तो अब ये पता लगाना है कि अगर वो सेफ टर्न लेता है तो उसको अपनी स्पीड कितनी रखनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी रख सकता है, उसके ऊपर तो फिर स्किड कर जाएगा। चलो मान लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं ये इस पॉइंट पर पहुंच गया। ये इस पॉइंट का नाम रखते हैं M, अलग से दिखाते हैं इसको। तो ये M पॉइंट पर था। जब ये M पॉइंट पर था तो इसके पास में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा? होगा। इसके पास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, मतलब जो चीज चल रही होगी उसके पास ये दो एक्सेलरेशन होंगे। मान लेते हैं इसका मास m है तो उस पर ये दो फोर्स भी काम कर रहे होंगे, दो फोर्सेस भी काम कर रहे होंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट देख लें भाई। यानी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस पर ये नेट फोर्स काम कर रहा होगा। ये रहा नेट फोर्स। अगर निकालें तो कैसे निकलेगा? F इज इक्वल टू अंडर रूट MAC स्क्वायर प्लस MAT स्क्वायर, क्योंकि दोनों लोग 90 डिग्री पर हैं। ये नेट फोर्स काम कर रहा होगा। ये नेट फोर्स किस पर काम कर रहा होगा? जो चीज टर्न कर रही है। तो जो नेट फोर्स है वो इसको इधर ले जाना चाहेगा, बोलो, लेकिन उसको नहीं जाना है, उसको स्किड नहीं करना है। जब उसको स्किड नहीं करना है तो इससे लड़ेगा कौन? कौन लड़ेगा इससे? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब नो स्किडिंग के लिए कैपिटल F लगाना दिमाग। अब नो स्किडिंग के लिए कैपिटल F की वैल्यू जो है स्मॉल f के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो स्किडिंग होगी? नहीं होगी। और अगर कैपिटल F की वैल्यू फ्रिक्शन से कम रहे तो स्किडिंग होगी? तब भी नहीं होगी, फ्रिक्शन संभाले रखेगा। ये तो स्किडिंग तब होगी जब क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाए। तो यानी कि फिर से एक बार इस कंडीशंस को लिख दिया जाए, कैपिटल F लेस देन R इज इक्वल टू स्मॉल f। ठीक है, यहां पर आ गया F स्क्वायर। ठीक, देखते रहना भैया। M स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस
एम स्क्वायर एटी स्क्वायर, और ये आ गया म्यू स्क्वायर एम जी स्क्वायर, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है म्यू एन, और हॉरिजेंटल ट्रैक है एकदम, तो एन और एम जी से कैंसिल हो रहा है, ये लीजिए कैंसिल हो गया भाई। ए को ब्रेक कर लिया, आ गया वी स्क्वायर बाई आर, और ए टी बराबर क्या होता है आर अल्फा, ए टी बराबर क्या था आर अल्फा। कहाँ पर? अरे दिमाग में एक मल्टीपल चलता है ना मामला, इस पे 4 करना है मुझे, तो पहले ही 4 लगा दिया मैंने। ठीक है, यहां से निकाल लोगे। मैक्सिमम लेना होगा तो क्या लिखोगे इक्वल टू, सेफ लेना होगा तो क्या लिखोगे लेस, और फिसलना होगा तो क्या लिखोगे ग्रेटर। नोट कर लीजिए। तो अब इस रोड में बताओ इनर क्या है आउटर क्या है, ये इनर है और ये क्या है आउटर है, और ये आगे जा करके ये रोड टर्न ले रहा था, तो टर्न पर इनर पार्ट ऑफ द रोड को नीचे कर देना, आउटर पार्ट ऑफ द रोड को ऊंचा कर देना, ये बैंकिंग ऑफ द रोड कहलाता है। तो है तो 3D, लेकिन हम लोग इसको कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। ऐसा करता हूं कि मैं एक बैंकिंग बना लेता हूं, ये आप देखना डायग्राम, अगर आप बना सकना तो बनाना, अदरवाइज बोर्ड से देख करके समझ करके और अपना काम चला लेना। हाँ देखें पहले आप, डायग्राम हमारे बाद में ही बनाए। अब कोई भी चीज अगर यहां पे आ रही है और यहां पहुंची तो क्या हो चुका है, कैसे समझा जाए इसको, कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। ये रोड आपका बिल्कुल सीधा है, ये जैसे ही मोड़ आया रोड ऐसे हो गया, मतलब ये वाला रोड का हिस्सा क्या हो गया नीचे, और ये क्या हो गया ऊपर, ये हो गया बैंकिंग, इसको बोलते हैं बैंकिंग। फायदा क्या हुआ, अब समझना बात को, कि जो चीज इस रोड पर चल रही है, अभी फ्लैट रोड पर चल रही है ऐसे, अब जब बैंकिंग आई तो वो ऐसे गई ना, ये बैंकिंग आई, ऐसे दिखाएं ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये रोड पर कोई चीज़ दौड़ रही है, दौड़ रही है, दौड़ रही है, दौड़ रही है, आगे जा कर के बैंकिंग थी, तो ये चलने वाली चीज़ बैंक पर पहुंची। वही सिचुएशन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बैंक पर पहुंची। जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं ये एंगल थीटा था, इनर पार्ट ऑफ द रोड को नीचे कर देना, आउटर पार्ट ऑफ द रोड को कुछ हाइट पर रख देना, ये कहलाता है बैंकिंग ऑफ द रोड। लिखा देंगे अभी, ठीक है। और कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो भी आर्टिकल है, वो उस बैंकिंग पे पहुंचा। एम मास का था ये एम जी इसका काम कर रहा होगा नीचे की तरफ।
नॉर्मल रिएक्शन देखिए, नॉर्मल रिएक्शन इस पर गाड़ी पर, रोड की वजह से गाड़ी पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन, ये एन हो गया इधर। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो एन ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये आया ये आया 90 माइनस थीटा, ये कितना आ गया थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो हो गया एन कॉस थीटा और एक क्या हो गया एन साइन थीटा। बैंकिंग का फायदा देखो, बैंकिंग की वजह से नॉर्मल रिएक्शन के क्या हो गए दो कंपोनेंट, अदरवाइज क्या था एन बराबर एम जी, पहले क्या था एन बराबर एम जी, एम जी से कौन लड़ रहा था एन लड़ रहा था। अब क्या हुआ, जैसे ही बैंकिंग में मामला पहुंचा, बैंकिंग से पहले देखो, बैंकिंग से पहले जहां बिल्कुल फ्लैट रोड था, ये देखिए फ्लैट रोड पर गाड़ी दौड़ रही है, कोई बैंकिंग नहीं है, एम जी एन एम जी एन एम जी एन। लेकिन बैंकिंग में पहुंचने के बाद क्या हुआ, उसी नॉर्मल रिएक्शन ने अपने आप को दो हिस्सों में क्या किया ब्रेक किया, जिसमें से एक हिस्सा क्या करता है एम जी को संभाल लेता है, एन कॉस थीटा बराबर क्या एम जी, और दूसरा हिस्सा एन साइन थीटा देखो किस तरफ है सेंटर की तरफ, बोलो। तो एन साइन थीटा क्या बन जाता है सेंट्रीपिटल, तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ये है फायदा। अब क्या हुआ कि अब अगर आपके गाड़ी के टायर कुछ गड़बड़ भी हैं, मौसम खराब हो चुका है, सड़क में जो है कोई चीज़ फैल गई है, इन सब चीज़ों से फ्रिक्शन पे फर्क पड़ेगा। लेकिन उसने जो है बैंकिंग करा के आपको एक चीज़ प्रोवाइड कर दी है, और वो क्या है नॉर्मल रिएक्शन, कि चलो अभी तो तुम सेंटीपिटल कहाँ से ले रहे थे फ्रिक्शन से ले रहे थे, अब यहाँ पे तुमको सेंटीपिटल कौन दे रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और ये तो होगा ही होगा, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे किसी तरीके की सिचुएशन हो, ये तो आपके पास होगा ही होगा। और इस तरीके से 100% एक नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट आपको सेंटीपिटल प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि मुड़ने के लिए सर्कुलर मोशन के लिए सबसे जरूरी क्या है सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंटीपिटल तो होना ही चाहिए, तुमने देखा था अभी। तो यहां से आप देखिए दोनों को डिवाइड करें अगर, तो एन साइन थीटा बाई एन कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया एफ सी बाई एम जी, ये आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू एफ सी है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये खत्म हो गया इधर से एम, ए सी है दैट इज क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर, एक फार्मूला क्या होता है आर ओमेगा स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बाई आर, तो टेन थीटा बराबर आ गया वी स्क्वायर बाई आर जी। तो बैंकिंग ऑफ द रोड पर देखिए क्या चीज फिक्स होती है, थीटा फिक्स होता है भाई। जब सड़क बनाई जा रही है तो इंजीनियर को कितना ऊंचा रखना है कितना नीचा रखना है ये तो फिक्स है ना, तो थीटा वहां पे क्या है फिक्स है, और थीटा अगर फिक्स है तो वी स्क्वायर बराबर हो गया आर जी टेन थीटा, थीटा फिक्स है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है रास्ते का फिक्स होता है, तो यहां से तुमने वी निकाल दिया, यहां से तुमने वी निकाल दिया, यानी कि अब अगर आपकी गाड़ी की स्पीड वी इससे कम है तो बिल्कुल सेफेस्ट हो, तुम बिल्कुल सेफेस्ट हो, इसके बराबर हो तो सेफ हो, इससे ऊपर हो तो अभी भी आपके ऊपर क्या है खतरा है, ठीक है। लेकिन बैंकिंग ऑफ द रोड फिर भी हमको जो है क्या देता है हेल्प देता है,
कि हमारा ही नॉर्मल रिएक्शन हम में से एक कंपोनेंट करके क्या प्रोवाइड कर देता है, सेंट्रीपिटल। और हर मोड़ पर, यानी कि उस वाले मोड़ पर मैक्सिमम स्पीड कितनी है डिसाइड होती है। तो अब तो आजकल के टाइम में, वैसे तो अदर कंट्रीज में तो बहुत पहले से लिखा हुआ है, पर लेकिन अब जो हम लोगों के यहाँ भी जो नए नए ट्रैक बन रहे हैं उसमें लिखी होती है कि मैक्सिमम स्पीड इतना, गति सीमा इतनी, इससे ऊपर आपको नहीं चलना है। तो यहाँ से डिसाइड होता है, यानी ये गति सीमा है, ये मैक्सिमम स्पीड है, आपको चलना चाहिए इससे कम, सेफेस्ट में रहोगे, मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हो, इससे ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा, स्किड कर जाएगा। क्लियर है ना बैंकिंग ऑफ द रोड? बोलो। तो लिखेंगे, हेडिंग डालो बैंकिंग ऑफ द रोड, इसमें 2-4 लाइनें हैं, लिख लो पहले। बैंकिंग ऑफ द रोड हेडिंग में जो फ्रिक्शन फोर्स है, क्या उसमें कॉन्फिडेंस है, आपको भरोसा है पूरा? फ्रिक्शन फोर्स क्या फेथफुल फोर्स है? अरे पता चला कि हमने तो बहुत बढ़िया सी सड़क बना रखी है और हमसे जस्ट पहले एक टैंकर गया, वो तेल गिराता हुआ चला गया है, तो फ्रिक्शन का क्या होगा? हमारी तो फ्रिक्शन मिलेगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स फेथफुल फोर्स नहीं है। इसलिए सेफ टर्निंग के लिए, टर्निंग ऑफ रोड पर हम क्या बनाते हैं? बैंकिंग। इन दिस सिचुएशन इनर पार्ट ऑफ द रोड बिकम एट लो हाइट and the outer part of the road become at high height and the banking take place। काम कैसे करती है? बोर्ड पर है, ठीक है ना? तो लिखेंगे आप इसमें, फ्रिक्शन फोर्स is not a faithful force for turning because friction force is not faithful force for turning because it depend upon many parameters। ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। बरसात हो गई होगी तो बदल जाएगा, कोई चीज़ फैल गई होगी तो बदल जाएगा, टायर घिस जाएंगे तो बदल जाएगा, many parameters। Therefore, banking of road take place in turning। Therefore, banking of road take place in turning। Therefore, banking of road take place in turning। Full stop। In banking of road in banking of road, outer part of road become high as compared to inner part in the turn। outer part of road become high as compared to inner part of road in the turn। and it work such as और ये काम कैसे करता है? नाउ सी द व्हाइट बोर्ड, नोट कर लीजिए।